अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट गिवन है, द कॉस्ट ऑफ 10 टेक्स्ट बुक्स ऑफ ग्रेड 8 मैथमेटिक्स इज़ ₹2500। देन हाउ मेनी टेक्स्ट बुक कैन वी बाय एट ₹6000? सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टेबल एंड ड्रा अ ग्राफ। स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है कि 10 टेक्स्ट बुक की कॉस्ट प्राइस 2500 है और 6000 में हम कितने टेक्स्ट बुक बाय करेंगे। अगर 2500 में हम 10 बुक्स बाय कर सकते हैं तो 6000 में हम कितने बुक्स बाय करेंगे, और इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ निकालना है और इसकी टेबल भी निकालना है। तो सबसे पहले हम वैसे आम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि इससे रिलेटेड हर आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने हम सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से लिखा है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। अब क्वेश्चन में जो भी डेटा है उस डेटा को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कॉस्ट है, दूसरा 10 बुक्स है। तो मैं कॉस्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स का रेशो इनके प्राइस के साथ होगा, नंबर ऑफ बुक्स के साथ होगा। देखो 10 टेक्स्ट बुक की कॉस्ट कितना है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स, नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारे पास 10 बुक्स है, उनकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 2500 है, और बुक्स कितने हमारे पास 10 है। 10 टेक्स्ट बुक्स की प्राइस हमारे पास 2500 है, और 6000 टेक्स्ट बुक की प्राइस हमारे पास कितना ही होगा। अब हमें ये निकालना है कि 6000 अगर प्राइस हो उसमें हम कितने बुक्स बाय करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट, उसके लिए हम एक्स लेट कर लेते। तो उसकी जगह मैंने एक्स लेट कर लिया। जो अननोन होते आप उसके लिए कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो। अब मैंने एक चीज़ पहले बता दिया, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक इन्वर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहले हमें इसमें देखना है रिलेशन की डायरेक्ट है या इन्वर्स है। अब अगर देखें 2500 में या 2500 में हम 10 बुक्स ले सकते, जाहिर सी बात है अगर जब कॉस्ट भी बढ़ेगा तो बुक्स भी ज़्यादा होंगे ना। पहले बुक्स कम थे तो उनकी कॉस्ट प्राइस कम थी, जब अगर बुक्स ज़्यादा होंगे तो उसकी कॉस्ट प्राइस भी ज़्यादा। अब देखो पहले कॉस्ट प्राइस कितना था, 2500 था, तो बुक्स 10 थे। अब कॉस्ट 2500 से 6000 बन गया। तो जाहिर सी बात है अभी इसके साथ साथ इसकी नंबर ऑफ़ बुक्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ेगा। तो ये हमारे पास कौन सा रिलेशन होगा या कौन सा प्रोपोर्शन होगा, ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए मैंने आप लोगों को 2 मेथड बता दिया कि उसके लिए या तो दोनों एरोज आप लोग डाउनवर्ड लगा लें या दोनों एरोज आप लोग अपवर्ड लगा लें। तो मैं दोनों एरोज यहाँ पे डाउनवर्ड लगा लेता हूँ। डायरेक्ट रेशियो एरोज यहाँ पे इसलिए लगा लेते पे आप आइडेंटिफाई करो कि रेशियो हम कैसे लिखते। अब देखो अभी आपको ये तो अंदाज़ा नहीं है कि मैंने 2500 को उसका रेशियो 10 के साथ लेना है या 6000 के साथ। अगर आप एरो नहीं लगाओ तो आपको कंसेप्ट इतना अंदाज़ा नहीं होगा। एरो ये आइडेंटिफाई करता है कि आप रेशियो को कैसे लिख सकते हो। अब इधर देखो ये जो एरो है पहला, इसका हेड कहाँ पर है 6000 पे और टेल कहाँ से 2500। तो पहले आप क्या लिखो यहाँ पे 2500 का रेशियो आप ले ले किसके साथ, 6000 के साथ। फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा ले। अब यहाँ से भी इसी तरह हम 10 लिख लेते, फिर रेशियो एक्स लिख लेते।
सोल्व करने का तरीका वही है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है, फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह मैंने पहले भी बता दिया कि आप लोग इक्वल लगा सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन सेकंड और थर्ड को मीन कहते हैं। अब फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई होगा 2500 के साथ, फिर इक्वल होगा 6000 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ बुक्स निकालना है, तो मैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा, तो 2500 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड जाकर डिवाइड होगा, 6000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 2500। अब यहाँ से 00 यहाँ से कैंसिल हो गए, फिर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, 5 2 ज़ा 10 होगा, फिर 5 5 ज़ा 25 होगा। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 60 रह गया और यहाँ पे 2, तो मैं 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और 5 पे डिवाइड करूँगा। ये फर्दर आप लोग डिवाइड कर सकते हो, 5 1 ज़ा 5, फिर आप यहाँ पे लिखो 5 1 ज़ा 5, 6 से 5 चला गया, कितना रह गया यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया, तो 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया हमारे पास 12। तो अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, दिस सिंप्लाइज दैट एक्स इक्वल होगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। तो इट मीन हम क्या कर सकते हैं कि 6000 में हम 24 टेक्स्ट बुक खरीद सकते हैं। कितने खरीद सकते 6000 में हम 24 टेक्स्ट बुक खरीद लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको विद द हेल्प ऑफ टेबल और ग्राफ हमें शो करना है, विद द हेल्प ऑफ टेबल और ग्राफ। तो टेबल पे हम इसको शो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ से छोटा सा टेबल आप लोगों के लिए ड्रा कर लेता हूँ, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि इसके लिए जिसने भी ये क्वेश्चन सोल्व किया है विदाउट टेबल और ग्राफ सोल्व किया है, लेकिन लाजुमन है क्वेश्चन में जो भी चीज़ मेंशन होता है आपको वही चीज़ करना है। अगर टेबल और ग्राफ की बात हो रही है तो आपने टेबल और ग्राफ के ज़रिए भी इसको प्रूफ करना है कि किस तरह हम इसको शो करेंगे। तो इसके लिए हम पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ। अभी ये हमारे पास रिलेशन एक तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, चलो अगर मैं कर लूँ एक्स, अगर पहला क्वांटिटी एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये प्रोपोर्शनली को ख़त्म करने के लिए एक्स इक्वल होता है के वाई। के यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट होता है, तो एक्स हमारे पास क्या होगा वाई के इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे ये करेंगे, अब देखो एक्स का जो वैल्यू होगा फिर हमारे पास वाई का वैल्यू इसी तरह आता जाएगा। अगर हम एक्स को जो भी वैल्यू देंगे फिर वाई के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, या वाई को जो भी वैल्यू देंगे हमारे पास एक्स के लिए वैल्यू आ जाएगा। अब हम ग्राफ के ज़रिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स को मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी शो कर लेता हूँ। तो ग्राफ के आप यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स या एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक टेबल लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाई। फर्स्ट कर ले, एक्स किस चीज़ को शो कर रहा है, नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक, नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक, और वाई किस चीज़ को शो कर रहा है, कॉस्ट प्राइस या डेली वेजेस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 टेक्स्ट बुक्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देखें टेबल हम कैसे बनाएंगे। 10 टेक्स्ट बुक का जो प्राइस है हमारे पास वो कितना है 2500। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक टेक्स्ट बुक की कीमत कितनी होगी। तो 10 टेक्स्ट मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये आप लोगों का रफ वर्क है। अब देखो 10 टेक्स्ट बुक की जो प्राइस है वो हमारे पास कितना है 2500 है। तो यहाँ से अगर हम एक का निकालें तो एक का हमारे पास कितना ही होगा, 2500 को 10 पे डिवाइड करोगे तो एक टेक्स्ट बुक की जो प्राइस होगा वो 250 होगा। एक टेक्स्ट बुक की प्राइस होगा वो कितना होगा 250।
अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेबल में, एक टेक्स्ट बुक की प्राइस कितना होगा 250, और दूसरा हमें पता है कि 10 टेक्स्ट बुक की प्राइस कितना है, 10 टेक्स्ट बुक की हमारे पास कितना है 2500। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 10 के बाद मैं 20 लिख लेता हूँ, 20 टेक्स्ट बुक की प्राइस कितना होगा। अब देखो 10 का अगर हमारे पास 2500 है तो 20 का क्या होगा 5000 होगा, क्योंकि अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ 25 2 से कितना होता है 50, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 5000। अभी हम लोगों ने ये निकाला कि 6000 में हम क्या कर सकते हैं 24 टेक्स्ट बुक्स ले सकते, तो 24 टेक्स्ट बुक की जो प्राइस है वो कितना है हमारे पास 6000 है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ निकालना है। ग्राफ हम कैसे निकालेंगे उसको आप लोगों को समझना है। मैं यहाँ पे इसका ग्राफ निकालता हूँ। एक एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, एक वाई एक्सिस, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया है कॉस्ट प्राइस, ये हमारा वाई एक्सिस है, कॉस्ट प्राइस वाई एक्सिस पे लिया है, और नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है, नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, फिर इसी तरह यहाँ पे भी मैं कुछ वैल्यूज़ लिखूँगा। ये तो हमारे पास 0 है 1 टेक्स्ट बुक का, फिर 10 टेक्स्ट बुक, 20 टेक्स्ट बुक्स और 24 टेक्स्ट बुक्स। एक टेक्स्ट बुक की प्राइस हमारे पास कितना है, एक टेक्स्ट बुक की जो प्राइस है वो हमारे पास कितना है 250 है। 10 की हमारे पास प्राइस कितना है 2500 है, फिर 20 की प्राइस हमारे पास कितना है 5000 है, फिर 24 का हमारे पास कितना है 6000 है। अब देखो एक टेक्स्ट बुक की प्राइस कितना है 250 है, तो यहाँ पे आप लोग एक डॉट लगा लें, क्योंकि हमें विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी इसको शो करना है कि ये कैसा रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर 10 का हमारे पास कितना है, 10 की हमारे पास ये हम लोगों का 10 है और ये हम लोगों का उसकी प्राइस है 10 कि हमारे पास 2500। इसी तरह 10 टेक्स्ट बुक्स, अगर हम 20 को देखें, ये 20 है, 20 टेक्स्ट बुक की प्राइस हमारे पास कितना है 5000 है, तो मैं यहाँ पे 5000 लगा लेता हूँ। फिर इसी तरह 24 का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितना है 6000 है। अब मैं इसका ग्राफ यहाँ पे बना लेता हूँ। इसका इन सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना है ज्वाइन करना है, तो इसका जो ग्राफ है हमें मिल रहा है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है, इसका ये मतलब है कि ये इनके दरमियान जो प्रोपोर्शनलिटी है उस डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को शो कर रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर इनमें से एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसके साथ क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। देखो एक टेक्स्ट बुक की प्राइस इतना था, फिर दूसरे का बढ़ गया, फिर इसी तरह ये ग्राफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है इनके दरमियान जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ के ज़रिए इसको हम ऐसे शो कर लेते हैं। तो ये इसका ग्राफिकल मेथड हो गया। ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम लोगों ने टेबल बना लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको ग्राफ पे शो कर लिया। और इसके अलावा पहले वैसे हम लोगों ने प्रोपोर्शनल मेथड से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, प्रोपोर्शनलिटी से हम लोगों ने कैसे सॉल्व कर लिया, यहाँ पे रेशोज़ लिख लिया। फिर यहाँ से पहले हम लोगों ने एक्स का वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ़ बुक्स के लिए हम लोगों ने एक्स लेट कर लिया था, तो एक्स का वैल्यू निकाला, ये हमारे पास 24 आ गया। तो ये इसका मतलब है कि 6000 में हम 24 टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। तो इसके दोनों उम्मीद है दोनों मेथड्स आप लोगों को समझ आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट जहाँ से गिवन है, इफ़ 10 मेसन कैन कंस्ट्रक्ट अ हॉस्टल इन 40 days देन हाउ मेनी मेसन विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सेम हॉस्टल इन 20। अगर 10 बंदे एक होटल को 40 डेज़ में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कितने आदमी रिक्वायर्ड होंगे इसी सेम होटल को 20 डेज़ में कंस्ट्रक्ट। अब देखो पहले बंदे ज़्यादा थे, डेज़ भी ज़्यादा थे, अब डेज़ कम हो गए तो जाहिर सी बात है बंदे भी क्या होंगे
कम होंगे। वैसे तो डेज और मैन का रिलेशन हर हमेशा क्या होता है, इन्वर्स होता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने इसका स्टेटमेंट और वो चेक कर लिया, लेकिन इसमें थोड़ा उलट है। वैसे डेज और मैन का रिलेशन हर हमेशा क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा उलट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे डेज और मेसन्स का रेशो ले लेता हूँ। डेज का रेशो मेसन्स के साथ लूँगा। मेसन्स, इस क्वेश्चन को तो मैंने चेक कर लिया, इसलिए मैं इसको इस हिसाब से शुरू कर रहा हूँ। वैसे डेज और मेंस जो मतलब लेबर्स होते हैं, इनका रिलेशन हर हमेशा क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन या इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, लेकिन इसमें इस तरह नहीं है। ये मैंने पहले भी चेक कर लिया। हमारे पास कितने डेज 40 है, 40 डेज में 10 मेसन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस हाउस को। अब 20 डेज में कितने मेसन कंस्ट्रक्ट करेंगे इस हाउस को, तो इसके लिए हम एक्स लेट कर लेते जो हमें गिवन नहीं होते। लेकिन इसमें रिलेशन क्या है, उसने डायरेक्ट रिलेशन लिया है। तो डायरेक्ट में हमारे पास क्या होता है, या तो एरोस को आप लोग दोनों को अपवर्ड लगाए या दोनों को डाउनवर्ड, तो मैं दोनों रेशियोज़ को डाउनवर्ड लगा लेता हूँ। दोनों रेशियोज़ को मैं डाउनवर्ड लगा लेता हूँ। अब फिर रेशियोज़ कैसे लिख लेना है, जहाँ से एरो का टेल स्टार्ट हो रहा है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 40/20। फिर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 10/x। फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो फर्स्ट मीन x मल्टीप्लाई करो 40 के साथ, फिर ये इक्वल होगा हमारे पास 20/10। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल होगा हमारे पास 20/10 डिवाइडेड बाय 40। 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, 1 0 इसके साथ कैंसिल होगा। फिर 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो x का जो वैल्यू आ गया हमारे पास 5 हो गया। तो इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसका रिलेशन हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरा क्वांटिटी कम होगा। अब देखो, पहले मेसन ज़्यादा थे और डेज भी ज़्यादा थे, 40 डेज लग रहे थे, 10 मेसन्स को 40 डेज लग रहे थे। अब डेज कम हो गए और बंदे भी क्या हो गए, कम हो गए। इस केस में फिर इसका रिलेशन हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो कितने होंगे, 5 मेसन इसको 20 डेज में कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन ये इस तरह कभी भी नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट इस तरह से पता नहीं क्यों गिवन है, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं होता है। मैन और डेज का रिलेशन हर हमेशा इन्वर्सली होता है, आप लोग कहीं पे भी जाके चेक कर ले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसका उलट है। अब आप लोग कॉमन सी बात है, अब जाहिर सी बात है, अब इधर से सोचिए, देखो जितना ज़्यादा लोग होंगे उसी काम को इतना ही जल्दी करेंगे। अगर लोग कम होंगे तो काम डेज ज़्यादा बढ़ेंगे ना। पहले 10 मेसन्स थे तो 40 डेज में कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, अब मज़दूर कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसका क्या मतलब है, 5 अगर मज़दूर कम हो गए तो 10 मेसन 40 डेज में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो 5 को फिर ज़्यादा डेज लगनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरह नहीं, ये इसका उलट है। लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व नहीं किया गया, तो इसलिए इसमें इसको विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टली रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के हिसाब से इसको सॉल्व कर लिया, इन्वर्सली के हिसाब से नहीं सॉल्व किए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के हिसाब से इसको सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 का स्टेटमेंट हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में हमारे पास कह रहा है, इफ़ 9 एग्जामिनर्स कैन चेक मैथमेटिक्स पेपर बंडल इन 10 आवर्स, देन हाउ मैनी आवर्स 12 एग्जामिनर्स चेक द सेम पेपर। कह रहे हैं अगर 9 एग्जामिनर्स मैथमेटिक्स के पेपर्स के बंडल को 10 आवर्स में चेक कर रहे तो 12 एग्जामिनर्स को कितने आवर्स लगेंगे इन्हीं सेम बंडल्स को चेक करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे बंदे कितने कम है तो उनको 10 आवर्स लग रहे। अब एग्जामिनर ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब है कि आवर्स फिर कम होंगे। मैंने पहले भी एक चीज़ बता दिया। अब देखो, अगर ज़्यादा बंदा होंगे तो काम कम ही घंटों में होगा, अगर बंदे कम होंगे तो टाइम भी उनको ज़्यादा लगेगा। एक टाइम और मैन का रिलेशन इन्वर्स होता है, दूसरा टाइम और डेज का, इनका भी रिलेशन। लेकिन पता नहीं इस क्वेश्चन को उसने
डायरेक्ट रिलेशन के लिए क्यों सोल्व किया है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें रिलेशन हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। अब हम इसको चेक कर लेते। क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है पहले से, अब हम इसको सॉल्व कर लेते। सबसे पहले सॉल्यूशन हम लिखेंगे। अब हमारे पास दो क्वांटिटीज है, एक एग्जामिनर्स है, दूसरा हमारे पास क्या है, आर्स है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्जामिनर्स का रेशियो किसके साथ लेना है, आर्स के साथ। आर्स 9 एग्जामिनर्स को कितना टाइम लगता है पेपर चेक करने में, 10 आवर्स लगता है। और 12 एग्जामिनर्स को कितना टाइम लगेगा इसी सेम बंडल्स को चेक करने के लिए पेपर्स की। तो ये हमारे पास गिवन नहीं है, इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं, जो अननोन होते हैं उसको हम एक्सलेट कर लेते हैं। अब इसमें हम रिलेशन को पहले चेक कर लेते हैं। अब कॉमन सी बात है, अब देखो अगर बंदे ज़्यादा होंगे, आदमी ज़्यादा होंगे तो उनको उस काम को करने के लिए टाइम कम ही लगेगा, मतलब ज़्यादा मैन उस काम को कम टाइम में कंप्लीट करेंगे। अगर बंदे को कम करोगे तो जाहिर सी बात है उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर बंदे ज़्यादा करोगे तो टाइम कम होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो रिलेशन है हमारे पास वो इन्वर्स रिलेशन है। ये हमारे पास कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन आप लोग बोल दें। तो इन्वर्स में हमारे पास क्या होता है, ये जो अननोन है इसमें मैं डाउनवर्ड लगा लेता हूँ एरो, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अपवर्ड लगा लेता हूँ एरो को। तो आप लोगों को पता है कि इन्वर्स में एक एरो डाउनवर्ड लगता है और एक एरो अपवर्ड लगता है। इन्वर्स रिलेशन में एक एरो डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, और डायरेक्ट में या दोनों रेशो अपवर्ड या दोनों रेशो डाउनवर्ड लगेंगे। तो एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12:9, फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 10:x। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ x3 इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो 12 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, फिर इक्वल होगा 9 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। अब मैं यहाँ पे इसको, हमें x का वैल्यू निकालना है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 12। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 2 5 ज़ा 10 होता है, फिर 2 6 ज़ा 12। ये फर्दर हमारे पास क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 6। तो फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, 5 9 ज़ा 45 डिवाइडेड बाई 6। अब 45 को हम 6 पे डिवाइड कर लेते तो x हमारे पास कितना होगा, ये आ जाएगा। मैं यहाँ पे रेफर कर लेता हूँ 45। अब देखो 6 7 से कितना होता है, 42 होता है। 6 7 ज़ा 42, यहाँ से हमारे पास कितना रह गया, 3 रह गया। अब हम क्या कर लेते, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते। यहाँ पे ये जो नंबर्स है ये इसकी जगह आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा, क्योंकि आर्स है। इसको हम इसी तरह, इसको क्या लगेगा, 7 आर्स, ये 3 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा, इतने आर्स इसको लगेंगे। अब इधर देखो कैसे रिलेशन इन्वर्स था। पहले हमारे पास क्या थे, बंदे कम थे तो उनको टाइम ज़्यादा लग रहा था। फिर एग्जामिनर जब बढ़ गए तो जाहिर सी बात है उनका टाइम भी क्या होगा, कम हो गया। ज़्यादा आदमी जब काम करेंगे तो उनको टाइम कम लगेगा, जब कम आदमी काम करेंगे तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहले 9 एग्जामिनर्स थे तो इनको 10 आवर्स लग रहा था। अब देखो अभी एग्जामिनर्स फिर बढ़ गए, 9 से 12 हो गए, तो जाहिर सी बात है वो कम टाइम में इन्हीं सेम पेपर्स को चेक करेंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7/3 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। इतने आवर्स इनको लग जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 का स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, 12 वर्कर्स कैन डिग अ स्विमिंग पूल्स इन 8 days, हाउ मैनी वर्कर्स कैन डिग इन 4 days। कह रहे 12 वर्कर्स है, एक स्विमिंग पूल को खुदाई कर रहे 8 days में,
तो कितने वर्कर होंगे इसी सेम स्विमिंग पूल को जो कि 4 डेज़ में डिग करेंगे। अब इधर देखिए, इसका भी रिलेशन हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन, क्योंकि वर्कर्स और डेज़ की बात हो रहा है, मैन डेज, वर्कर डेज, टाइम, इनका हमेशा रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। अब वर्कर्स कितने 12 है तो उनको 8 डेज़ लग रहा है। अब यहाँ पे डेज़ 4 हो गए, इसका मतलब कि वर्कर्स बढ़ेंगे, एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, उसमें इन्वर्स रिलेशन होगा। अब हम इनकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर निकाला था 7 होल 3 डिवाइड बाय 6 आवर्स, आप इसको ये भी लिख सकते हो 7 होल 1 डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हो, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 6। आप लोग इस तरह भी करना चाहे तो आप लोग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 7 की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास डेज है और डेज का रेशो हमारे पास किस चीज़ के साथ है, वर्कर्स के साथ है। डेज का रेशो वर्कर्स के साथ है। अब देखो 8 डेज में कितने वर्कर्स स्विमिंग पूल को डिग कर रहे थे, 12 वर्कर्स थे। फिर डेज कम हो गए, 4 बन गए, तो फिर वर्कर्स कितने वर्कर्स होंगे कि 4 डेज में उसी सेम स्विमिंग पूल को डिग करेंगे। अब देखो डेज पहले ज़्यादा थे तो वर्कर्स कम थे, अब डेज कम हो गए तो इसका मतलब वर्कर्स ही बढ़ेंगे। इसमें हमारे पास रिलेशन क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसमें रिलेशन इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्स में मैंने पहले भी बता दिया, एक रेशो डाउनवर्ड होता है और एक अपवर्ड होता है। जो अननोन होता है आप लोग उसके साथ हमेशा डाउनवर्ड लगा ले और जो नोन होते हैं उनके साथ आप लोग अपवर्ड लगा ले। अब लिखना है इस तरह, जहाँ से एरो का हेड है आप लोग वहीं से स्टार्ट ले ले। 4 रेशो क्या होगा, 8 होगा। फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 12 रेशो x होगा। फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। x मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 8 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। फिर x का वैल्यू निकालना है, 8 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 4। 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 और 8 को मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 24। अब देखो डेज कम हो गए तो वर्कर्स बढ़ गए, इसका मतलब ज़्यादा वर्कर्स ने काम किया है तब डेज कम हो गए। तो कितने वर्कर्स रिक्वायर होंगे, 24 वर्कर्स उसी स्विमिंग पूल को डिग करने में। तो उम्मीद है क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।